अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 182 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। हम पढ़ रहे थे बेटे ली शेटलियर प्रिंसिपल, मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया हुआ है। एक दफ़ा मेन पॉइंट या इसकी आप लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल को मैं दोबारा से इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ली शेटेलियर प्रिंसिपल जो है वो मैंने आपको बताया था। उसकी स्टेटमेंट क्या थी बेटे? इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब it behave in such a way as to nullify the effect of that disturbance। इसको हमने डिटेल से पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया था कि ली शेटेलियर प्रिंसिपल की 4 मेन जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं, और मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो इस प्रिंसिपल के साथ रेफर्ड है वो हमने पढ़ी थी, और उसके डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हम पढ़ के आए थे। 3 मेन एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली थी। आज बेटे हम चौथी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। देन मैंने आपको क्या बताया? इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर। थर्ड वन हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। किसी भी इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर बेटे 182 है आपकी बुक का। टॉपिक हमारा है 8.15, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। A catalyst is that substance which increases the rate of chemical reaction without itself being consumed in the reaction. The catalyst does not change the equilibrium position and the equilibrium constant of a chemical reaction. It speed up the rate at which equilibrium is attained. It means that the yield of chemical reaction remain the same. A catalyst provides new path for lower activation energy for a reaction. If we plot a graph between reaction coordinates and on x-axis and potential energy of the chemical reaction on y-axis, then the maxima of the curve become lower in the presence of catalyst as shown in figure 8.3. नेक्स्ट इफेक्ट जो हमारा फोर्थ था, डेट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट बेटे? पहले भी हम लोग डिटेल से कैटलिस्ट हमने पढ़ा। हम बायोलॉजी में भी कैटलिस्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी को क्या कर देता है बेटे? उसकी एक्टिविटी को, या हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। लेकिन वो उसमें टेक पार्ट जरूर कर रहा है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो उसको चेंज नहीं करेगा, और सिर्फ स्पीड चेंज करेगा। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एंजाइम जो है, कैटलिस्ट सॉरी जो है, वो एज इट इज वहां से निकल जाएगा। आपकी बुक में यहाँ पे कैटलिस्ट की बेटी डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। आपने यही डेफिनेशन याद करनी है। अ कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन आप पेपर में राइट करेंगे अगर कैटलिस्ट की डेफिनेशन आ जाए। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करती है विदाउट बीइंग कंज्यूम। और ये नहीं है कि जितना कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था तो आधे से ज़्यादा जो है वो यूज़ हो गया, ऐसा नहीं होता। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो पूरा का पूरा कैटलिस्ट जो है वो वैसे ही वहाँ पे मौजूद होता है जैसे वो रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले था। ये हमने क्या कर लिया? कैटलिस्ट की बेटे डेफिनेशन कर ली। इसको आपको मैंने कहा है कि आप इसको अंडरलाइन करें। कैटलिस्ट जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में 3-4 पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या हो गया? हमने बता दिया व्हाट इज कैटलिस्ट। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे क्या मैंने आपको बताई है कि कैटलिस्ट जो है डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन, एनीवन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब बेटे हो रहा होता है तो कैटलिस्ट क्या करेगा? ना तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करेगा और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी जो है उसको भी वो चेंज नहीं करेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है। तीसरी मेन चीज़ क्या है कि इट स्पीड अप द रेट। वो रेट जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन होता है, आप इसको सिंपल वर्ड में यूँ लिख सकते हो कि इट स्पीड अप द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। यानी कि इन शॉर्ट ये केमिकल रिएक्शंस का
बेटा क्या इंक्रीज करता है? स्पीड इंक्रीज करता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्पीड ऑफ द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो आपका अगर क्वेश्चन आता तो वहां पे बेटा अपने पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो। हमने क्या कह दिया कि इट्स स्पीड ऑफ द रेट। कौन सा रेट? वो रेट जिससे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि हमने क्या कह दिया, मैंने क्या कहा कि ये उस पॉइंट को, उस रेट को स्पीड अप कर देता है, वो रेट जिससे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो यील्ड है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी, ठीक है। आफ्टर कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट ने क्या किया? रिएक्शन स्पीड अप किया, तो यील्ड जो है यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स बनने हैं वो क्या रहते हैं? वो आपके पास सेम रहते हैं। कैटलिस्ट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड न्यू पाथ। बेसिकली कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है और जो रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपकी बुक में बेटे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। ये पूरा इफेक्ट है, आपको इस ग्राफ में दिखाया होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है। इससे जरा गौर से देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाया है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आपके पास क्या है? एनर्जी जो है वो वाई एक्सिस पे शो की गई है। ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड स्टेट, ये भी एक्टिवेटेड स्टेट। यहाँ पे आपको ई ए और ये जो ई है ये क्या है? आपको दो डिफरेंट टाइप के जो हैं वो रिएक्शन दिखाए हुए हैं। ये जो आपको ई ए ऊपर जो है ये क्या चीज़ है? दिस इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? ये है कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग, ये एक्टिवेटेड स्टेट आया जब यहाँ पे कैटलाइज जो है हमारे पास रिएक्शन है। यानी कि इस ग्राफ में आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे दिखाए गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो वाई एक्सिस पे दिखाई गई है, और जो कर्व का मैक्सिमा है वो लो हो जाता है जब उसको, उसमें कैटलिस्ट यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? वो लो हो जाती है, ठीक है। या उसको आप ये भी कह सकते हो कि जो मैक्सिमा है कर्व का वो क्या हो गया? लो हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा है? दिस इज, हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज कैटलाइज रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको बेटे आपने अच्छी तरह से कर लेना है। हमने क्या देख लिया? हमने इफेक्ट देख लिया किसका? कैटलिस्ट का ऑन इक्विलिब्रियम। तो सिंपल हमने इसमें इसकी, अगर इसको हम समराइज करें तो हम ये करेंगे कि कैटलिस्ट जो है डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आए, पेज नंबर 183 पे बेटे आओ। यहाँ पे हमें टॉपिक, हमारा नया एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की इंडस्ट्रियल स्टेज पे यानी कि इंडस्ट्रीज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वहाँ पे इसकी क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से ये यूज़ हो रहा है, वो सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी बुक का बेटे पेज नंबर है 183, आप लोग ओपन करें। इजी सा टॉपिक है, बार बार ये एग्जाम्पल हमने की है हैबर प्रोसेस वाली, वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी करेंगे। टॉपिक हमारा है 8.16 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक इसका आगे है 8.16.1 सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। It is one of the basic need of industry to have maximum yield of the product. We can apply the concept of equilibrium in order to have maximum yield from the industrial synthesis of ammonia. Ammonia synthesis from nitrogen and hydrogen is a reversible process. N2 plus 3H2 आपके पास क्या बनेगा? 2NH3, यानी कि अमोनिया डेल्टा H is equals to minus 46.11 kilojoule per mole. The maximum yield of ammonia can be achieved by the following ways. Number 1, decrease the concentration of ammonia by removing it from the reaction vessels from time to time. Equilibrium will shift to the forward direction in accordance with Le Chatelier principle. Number 2, since 4 moles of reactant combine to give 2 moles of product, reaction happen with the decreasing volume, high pressure will shift the equilibrium position to the right to give more and more ammonia. Number 3, this is an exothermic reaction. By decreasing temperature, it will shift to the forward direction according to Le Chatelier principle. When we look at the table 8.2 given below and the figure 8.3, then it becomes clear that the effect of pressure and temperature on the yield of ammonia is very prominent. The most complete conversion is 98.3% at 473 Kelvin, 200 degree centigrade.
एंड 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेबल बेटे मैं आपको भी करवाती हूँ। एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड द yield is being favored but the rate of reaction become very slow and the process become uneconomical. So the temperature is raised to moderate level, that is 400 degree centigrade, and a catalyst is used to increase the rate. If we want to achieve the same rate without catalyst, then we require much higher temperature which lowers the yield. Optimum condition to get best yield of ammonia. The most suitable condition to get maximum yield of ammonia are pressure between 200 to 300 atmos, temperature around 673 Kelvin, pieces of iron catalyst present in a fused mixture of magnesium oxide, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इनके फॉर्मूलाज हैं बेटे, ये MgO, Al2O3 एंड SiO2 एज कैटलिस्ट। हमने क्या पढ़ लिया, मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है बेटे, मैंने क्या रीड किया, मैंने किया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली एप्लीकेशन हमने क्या अभी जिसकी रीडिंग की है, डेट इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। जो बेटे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है वो वन ऑफ द बेसिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम की, और ये एक बेसिक नीड है किसी भी इंडस्ट्री की कि उनको जो है अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड मिले, यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो जब हम इस पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, किसी भी इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए क्या किया जाता है बेटे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। जब इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, मैक्सिमम यील्ड आएगी। ठीक है, कॉमन एग्जांपल इस चीज़ की आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या दी हुई है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें अमोनिया सिंथेसाइज होता है डेट इज़ नोन एज हैबर प्रोसेस। रिएक्शन आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इस चैप्टर में भी इवन हमने बहुत दफ़ा किया है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपके पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है। रिवर्सेबल रिएक्शन है, ठीक है। N2 फॉर नाइट्रोजन, ये क्या है, वाट आपके पास हाइड्रोजन है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बन गया, अमोनिया बन गया। और डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -46। ये आप याद कर लो क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा जगहों में हम यूज़ करते हैं, तो डेल्टा H की वैल्यू भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब ये तो हमारे पास सिंपल रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन जिससे हमारे पास क्या चीज़ बन रही है बेटे, अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अमोनिया की यील्ड को अगर ये आपके पास क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये हैं हमारे पास रिएक्टेंट। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, ये रिएक्टेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। आप अपनी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेज जिनको यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम यील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं, किसकी, अचीव कर सकते हैं बेटे, अमोनिया की। वो कौन कौन सी ऐसी वेज हैं, वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। सबसे पहला क्या है कि हमने क्या करनी है, कंसंट्रेशन अमोनिया की डिक्रीज कर लेनी है। क्या करनी है, अमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर लेना है। कैसे करना है, अमोनिया बनता जा रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट बन रहे हैं, अमोनिया ये पूरा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। आपकी बुक में सिर्फ पॉइंट्स वाइज इसमें बताया हुआ है यहाँ पे कि हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन को रिमूव करते जाना है। कहाँ से, जहाँ पे ये रिएक्शन वेसल जो है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमने जितना अमोनिया बन रहा है उसको क्या करते रहना है, रिमूव करते रहना है। इस तरह से रिमूव करने से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये हमें कैसे पता चला, अकॉर्डिंग टू ली शैटिलियर प्रिंसिपल। हमने जब उसकी पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी, इफेक्ट ऑफ जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला इफेक्ट जो हमने पढ़ के आए थे बेटे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसमें हम ये चीज़ डिटेल से पढ़ के आए थे, अगर आपको याद हो। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। तो ये वही चीज़ है कि हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे किसकी, प्रोडक्ट की। इसको डिक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट के 4 मोल हैं। देखो 3 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, 1 मोल किसका है, नाइट्रोजन का। 1 + 3 कितने हो गए, 4।
4 मोल्स रिएक्टेंट के कंबाइन होते हैं ना, आपके पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं 2, यानी कि 3 मोल जब रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट के तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसके कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। रिएक्शन होता है और रिएक्शन कब होता है, जब हम इसका वॉल्यूम जो है वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और प्रेशर जो है वो क्या कर देना है, हाई प्रेशर करना है। हाई प्रेशर जब हम करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है और आपके पास क्या बनेगा, ज़्यादा अमोनिया बनेगा। यानी कि हाई प्रेशर जो है वो इस रिएक्शन को बेटे फेवर करेगा। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने ली शैटिलियर की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, तो वहां पे अगर आपको याद हो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल पढ़ाई थी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। तो वहां पे बेटे हम ये चीज़ पढ़ के आए थे, अगर हम लोग चेंज करेंगे वॉल्यूम या प्रेशर जो है तो उससे हमारे इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट आता है। तो ये वही चीज़ आपकी लिखी हुई है कि हाई प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करेगा और आपके अमोनिया की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब हमने ये इफेक्ट पढ़ा था ना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, तब भी हमने यही वाली एग्जांपल की थी, अमोनिया वाली, अगर आपको याद हो। और मैंने वहाँ पे बड़े डिटेल से आपको पढ़ाया था कि इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे और डिक्रीज इन वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि मोर अमोनिया जो है वो फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बेटे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या होगा कि हम टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ओके। अगर हम टेम्परेचर, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये हम डिटेल से पढ़ के आए थे जब हमने ली शैटिलियर प्रिंसिपल में द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको पढ़ाया था, तब हमने ये देखा था बेटे। वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है बेटे, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 2 मेन चीजें आपने याद रखनी है। पहली क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हीट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो किस चीज को फेवर करेगा, वो फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद आपकी बुक में जो है यहाँ पे 2 टेबल्स बेटे, एक टेबल दिया हुआ है, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये जो टेबल है आपके पास, ये आपके पास अमोनिया की सिंथेसिस है और ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टेम्परेचर रेंजेस बताई हुई हैं आपको। ठीक है, ये टेम्परेचर है इन केल्विन, टेम्परेचर के स्केल्स है ना, केल्विन है, सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है। तो ये आपको केल्विन में डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और ये क्या दिया हुआ है, केसी की वैल्यूज़ हैं। और ये टेम्परेचर किसके लिए है, फॉर अमोनिया सिंथेसिस। ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना, अमोनिया की सिंथेसिस के लिए अगर टेम्परेचर 200 होगा तो केसी की वैल्यू कितनी होगी, टेम्परेचर 300 केल्विन है, देन केसी की वैल्यू क्या है, 400, 500। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो केसी की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आता है, वो सारा आपको टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इस साइड पे आप लोग आते हो तो यहाँ पे आपको परसेंटेज यील्ड बताई हुई है किसकी, अमोनिया की अगेंस्ट किसके, टेम्परेचर के। ये नीचे आपको क्या दिया हुआ है बेटे, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। इधर देखें आप लोग, एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिए हुए हैं, टेम्परेचर दिए हैं। टेम्परेचर किस स्केल में है, सेंटीग्रेड में। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बेटे, अमोनिया दिया हुआ है। अमोनिया की यील्ड दी हुई है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यील्ड ऑफ अमोनिया भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, टेम्परेचर है और ये आपके पास क्या है, टोटल जो यील्ड है, यानी कि कितना अमोनिया आपके पास बन रहा है, परसेंटेज है उसकी। और यहाँ पे जो आपको सर्कल ये शो हो रहा है, ये वाला सर्कल, ये क्या चीज़ है, ये आपको इंडस्ट्रियल कंडीशन बताई हुई है कि ये वो टेम्परेचर है बिटवीन 200 एंड 300। ये टेम्परेचर है जहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास क्या बनता है, इंडस्ट्रियल कंडीशंस हैं जहाँ पे अमोनिया जो है वो बेटे मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बेटे वही आपको बताया कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर द यील्ड इज बीइंग फेवर्ड बट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम वेरी स्लो। यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे 400 पे कैटलिस्ट को यूज़ किया जाएगा। और जब स्पीड स्लो हो जाती है ना तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैटलिस्ट यूज़ करने से क्या हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर अमोनिया की यील्ड हम लेना चाहते हैं बेस्ट यील्ड, तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ये क्या है, ऑप्टिमम कंडीशंस हैं अगर अमोनिया की यील्ड हम बेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्रेशर जो है वो 200 टू 300 एटमॉस के दरमियान में हो, टेम्परेचर जो है वो 673 केल्विन होना चाहिए, और हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा जब हमारी उसका रिएक्शन रेट जो है स्लो हो जाएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, पीसीज ऑफ आयरन, और फ्यूज मिक्सचर उसका किसके साथ होना चाहिए, MgO के साथ, Al2O3 के साथ और SiO2 के साथ। क्लियर हो गया। तो हमने पहली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किसकी देख ली, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की देख ली बाय हाइबर प्रोसेस। क्लियर है। इसमें 2-3 पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े, और फिर इन द एंड हमने क्या कर लिया, ऑप्टिमम कंडीशन पढ़ ली। नेक्स्ट बेटे ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, पहले किसकी थी, अमोनिया की। ये सेकेंड एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज किस तरह से, जिसमें हम लोग जो है वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो यूज़ हो रहा है। To manufacture H2SO4, sulfur trioxide gas is produced from SO2 and O2 in a reversible process. ये पूरा process है. According to Le Chatelier principle, a high pressure and low temperature are the essential conditions to have better yield of SO3. At low temperature, the equilibrium constant for the formation of SO3 is large, but equilibrium is achieved very slowly. As the temperature is raised, the rate increases, but the yield of SO3 drops off. Optimum conditions in order to have a best yield of SO3 within a reasonable time, a mixture of SO2 and O2 at 1 atmos pressure is passed over a solid catalyst such as V2O5, but due to an exothermic reaction, the temperature of the gas increases to 600 degrees centigrade. The equilibrium mixture is recycled at low temperature of 400 to 500 degrees centigrade to increase the yield of SO3. हमने पहली एग्जांपल पढ़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। सेकंड जो एग्जांपल है बेटे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, डेट इज़ एग्जांपल ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे बनता है, जब SO2 के अंदर ऑक्सीजन को एडअप किया जाए, दोनों के फेजेस जो हैं वो गैस है, आपके पास क्या बनती है, आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो बनेगी इन द गैस फॉर्म SO3। और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है, -97 है। यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट्स हैं, जैसे हमने वो भी पॉइंट वाइज पढ़ लिए, ये भी मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाती हूँ बेटे, आप पॉइंट वाइज लिखोगे अगर ये पेपर में आता है कि कोई भी एप्लीकेशन लिख दें आप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो हैं वो असेंशियल कंडीशन है SO3 की बेटर यील्ड के लिए। मैंने क्या बता दिया, प्रोडक्ट की बेटर यील्ड कह लो या SO3 ही यहाँ पे प्रोडक्ट है ना। तो SO3 की बेटर यील्ड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होना चाहिए। सेकेंड मेन चीज़ यहाँ पे क्या बताई गई आपको कि जब आपका टेम्परेचर बेटे लो होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है उसको अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचने में वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा। फिर थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आती है कि जब मैंने आपको क्या कह दिया, मैंने कहा लो टेम्परेचर की हमने बात की ना, कि जब टेम्परेचर हमारा लो होता है तो केमिकल कांस्टेंट जिससे हमारे पास SO3 बनेगा ना, SO3 के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि जो Kc की वैल्यू वो क्या होगी, लार्ज होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वो प्रोसेस जो है बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये यानी कि लो टेम्परेचर में है, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रेट है, रिएक्शन रेट है, वो क्या हो जाता है बेटे, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन SO3 की यील्ड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले जब टेम्परेचर लो था तो यील्ड ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हो गया, जब टेम्परेचर को मैंने रेस किया तो यील्ड क्या हो जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग जो है वो फिर इसको इक्विलिब्रियम जो है फॉर्मेशन जो SO3 की है उसकी यील्ड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के 3 आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं, Kc की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और मोल यानी कि परसेंटेज ऑफ SO3 कितना बनेगा वो बताया हुआ आपको। अगर टेम्परेचर हमारा 200 हो, Kc की वैल्यू ये होगी, हमारे पास SO3 की कितनी यील्ड आएगी, 98%। यानी कि इस टाइम अगर आप देखो तो टेम्परेचर कम है, यहाँ पे
टेम्परेचर ज़्यादा हो गया यील्ड कम होगी, टेम्परेचर और ज़्यादा हो गया 500 600 700 टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है केसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और परसेंटेज ऑफ SO3 वो भी कम होती जा रही है। इन द एंड हमारे पास क्या आ जाती हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस आ जाती हैं। कौन सी कंडीशंस, वो कंडीशंस जिनकी वजह से हमें SO3 की बेस्ट यील्ड मिलेगी, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं कि जब SO2 और O2 बेटे मिलेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। पहले तो क्या है कि हमने एक सॉलिड कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करना है। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या है कि वो रिएक्शन रेट को स्पीड अप कर देगा, और इस केस में जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वो क्या है, वो सॉलिड कैटलिस्ट है, और उसका नाम क्या है, V2O5। आपकी बुक में भी यहाँ पे गिवन है, ये आपने यूज़ करना है ताकि जो SO3 की यील्ड है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर जो है वो उसको हमने इंक्रीज़ करना है कहाँ तक, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बस। और इन द एंड ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर। कितने लो टेम्परेचर पे, 400 to 500। अगर 400 to 500 आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारे पास SO3 की मैक्सिमम यील्ड जो है वो आएगी। क्लियर। हमने क्या कर लिया बेटे, हमने अपने दो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो दो एप्लीकेशंस हमने देखी, दो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हमने देखी। कौन कौन सी बेटे, एक आपके पास है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये मैंने आपको बताया। दूसरा हमने क्या चीज़ देख ली, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड हमने देखा। टॉपिक बेटे हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के एंड पे हमें एक क्विक चेक दिया गया है 8.6, ठीक है। अगर बेटे आप लोग इस क्विक चेक की तरफ देखो, क्विक चेक 8.6 है। लुक एट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द टेबल। आपको एक टेबल दिया गया है, टेबल में आपको 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस बता दिए हैं, ठीक है। एक तो हमारा हैबर प्रोसेस था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। एक हमारे पास क्या था, N2O4 और NO2 बन रहा है। एक आपके पास क्या है, SO2 प्लस ऑक्सीजन आपके पास क्या बन रहा है, SO3। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये सारा आपको टेबल दिया गया है। और 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटे, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाउ डज द प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया इन नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया सिस्टम चेंज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो व्हाट हैपन्स, ठीक है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, अमोनिया की फॉर्मेशन है, जो N2 + 3H2, जब आपके पास अमोनिया फॉर्म होता है तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, इस इफेक्ट को आपने बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटे, ये क्या चीज़ है आपके पास, ये जो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है वो क्या चीज़ है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या चीज़ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज का पूछा हुआ है, तो Kp की वैल्यू क्या होगी, Kp की वैल्यू बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया का प्रोपोर्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जो है बेटे वो शिफ्ट होगा टूवर्ड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। और जब हम विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर करेंगे फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज डेट क्लियर। आप इसके आंसर में बेटे क्या मेंशन करोगे, आप सिंपली लिखोगे दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दिस मीन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेज बिकॉज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से थे आपके पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप लोग आओ बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट फॉर दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आपके पास क्या बना, अमोनिया। इस रिएक्शन का डेल्टा H की वैल्यू आपने बतानी है। डेल्टा H हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा H बेटे इस रिएक्शन के लिए आपके पास कितना आता है, 92 किलो जूल पर मोल। आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू पीछे आपकी बुक में भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपकी बुक में भी पीछे हम ये वैल्यू पढ़ के आए। आप सिर्फ यहाँ पे आपसे क्या पूछी हुई है, आपसे वैल्यू पूछी है
इसकी वैल्यू के पी फॉर द रिएक्शन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने सिंपली यहाँ पे पहले बता देनी है उसकी वैल्यू डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटे, हैबर प्रोसेस के लिए हमेशा आपने याद रखना है -92 किलो जूल पर मोल। और फिर आपसे क्या पूछा, आपने केपी की वैल्यू बतानी है। केपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, मैं आपको सिर्फ फार्मूला राइट करूँगी बेटे, आप लोग फाइंड खुद करोगे। आपने यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करना है, हमने फार्मूला यूज़ करना है, हम करेंगे केपी। केपी के लिए क्या फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी -2। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोग यूज़ करके क्या कर लोगे, केपी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कर लोगे ना। चले, ये आपने खुद करना है, छोटा सा इजी है, इसलिए मैंने ये आपको कैलकुलेशन आपने करनी है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है, यूज ली शैटलियर प्रिंसिपल टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन के पी फॉर द रिएक्शन इन पार्ट 2। पार्ट 2 में जो रिएक्शन है, यानी कि जो हैबर प्रोसेस आपको अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग का जो बताया हुआ है, उसमें आपको पूछा हुआ है कि आपने यहाँ पे ली शैटलियर प्रिंसिपल को यूज़ करना है और आपने बताना है कि इसका अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केपी पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आप इसके आंसर में क्या लिखोगे कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो ये आप सिंपली लिख सकते हो कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल डिक्रीज केपी। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केपी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, बिकॉज द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी कि टूवर्ड रिएक्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसकी वजह से केपी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो आप मतलब सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो अमोनिया है ना, अमोनिया की जो प्रोपोर्शन है, जो उसकी परसेंटेज है, वो क्या हो जाएगी, उसकी जो यील्ड है वो क्या कर जाएगी बेटे, डिक्रीज कर जाएगी, जब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर जाएंगे। तो सिंपली क्या हो गया हमारे पास कि केपी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इज डेट क्लियर। क्विक चेक 8.6 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके साथ ही बेटे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करो। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।